श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आने के लिए। हमारा मंथली मीटअप जो बेसिकली का है, लास्ट मीटअप में हमने कवर किया था प्रोडक्ट मार्केट क्वाड्रेंट। प्रोडक्ट मार्केट क्वाड्रेंट मार्केटिंग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही क्रिटिकल फॉर्मूला है जो हमें हेल्प करता है किस तरीके से हम हमारे प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करें। तो नया मार्केट है, एग्जिस्टिंग मार्केट है, नया प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, इसके बेसिस पे हम उसको कैसे आगे ले सकते। आज के हमारे मीटअप का टॉपिक है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग हमें दो जगह पे लगने वाला है जिसके लिए हम आज बात करने वाले हैं। उसमें से सबसे पहला है जो स्टार्टअप है, जिन्होंने अभी तक कुछ शुरू नहीं किया है, उनके लिए ये हेल्प करेगा टू जनरेट न्यू आइडियाज। क्योंकि कई सारे लोगों की ये दिक्कत होती है जब हम उनसे बात करते हैं तो कि वो कहते हैं कि हमें कुछ शुरू करना है, मगर क्या शुरू करना है, वहां से शुरुआत। कई बार लोगों के पास आइडियाज नहीं होती, करना चाहते हैं मगर आइडियाज नहीं होती, तो उनको मालूम नहीं होता कि आइडियाज लाते कहाँ से। कुछ लोग आप देखोगे कि वो बहुत इजीली आइडियाज लाते हैं। आप कोई भी सिचुएशन उनके सामने रखो, वो एक नई आइडिया लेके आ ही जाते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं। वहीं पे जो एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है उनके लिए एक अलग दिक्कत होती है। उनके लिए दिक्कत क्या होती है कि उनको आगे बढ़ने के लिए जो भी सामने दिक्कतें आ रही है उनको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नए नए आइडियाज जनरेट करें। जब हम अलग अलग बिजनेस सिचुएशन से जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे सामने जो दिक्कत आए उसे हम क्विकली कैसे आगे लेके, मगर सबसे बड़ी दिक्कत हमें क्या आती है कि जैसे ही हम किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमको कुछ फाइनेंशियल दिक्कत है कि बिजनेस अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है, हमको रेवेन्यू जनरेट करना है, तो हमारे आसपास के प्रॉब्लम्स इतने सारे हमारे साथ रहते हैं, हमारे सामने रहते हैं कि हम उसमें से अपना फोकस नहीं ला पाते। कई बार आपने ये देखा होगा कि ये होता है कि हमें कुछ आइडिया आ जाते हैं, अभी हमारे सामने कुछ काम है, आज हमको ये काम फिनिश करना है, और तभी हमें कुछ आइडिया सूझती है। हम किसी के साथ बात करें और वो पर्सन बोलते हैं अच्छा अच्छा ये बिजनेस किया ना, तो ये बिजनेस का आइडिया बहुत अच्छा है, और हम उस पर काम करना शुरू करते हैं। गूगल पे जाते हैं, रिसर्च करते हैं और कुछ करते हैं, डिजाइन करते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हमें कहना है तो हम जब जैसे ही हमारे दिमाग में कोई हमको बोलता है ना यार ऑफिस अभी तुम्हारा बहुत पुराना लग रहा है, थोड़ा कुछ नया करो, तो हमारे दिमाग में आइडिया है हाँ हाँ चलो चलो इंटीरियर करते हैं। और जैसे ही इंटीरियर का थॉट आता है आप देखते हो दिनों दिन हम उस इंटीरियर के थॉट में अंदर ही घुसते जाते हैं कि यहाँ पे ये पेंटिंग लगाओ, क्या वो पेंटिंग लगाओ, ये कलर कैसा लगेगा, इसको बोलूंगा कि उसको बोलूंगा, बजट कितना जाएगा। और जो हमारा रोज का काम है, एक्चुअल जो प्रॉब्लम हमको सॉल्व करनी चाहिए, उस पर हम फोकस नहीं करते। और हमको ये करते वक्त मालूम भी पड़ता है कई बार कि एक्चुअल इस टॉपिक पे मुझे अभी सोचना नहीं है, मुझे कुछ अलग टॉपिक पे सोचना है, मगर हम सोच नहीं पाते। बराबर। तो ये दोनों चीजें हमें देखने की कैसे करें। कई सारे इनोवेटिव स्टार्टअप्स आज हम देखते हैं। व्हाट्सएप का ही एग्जांपल है। व्हाट्सएप आने के पहले क्या लोगों के पास मोबाइल नहीं थे? क्या लोग एक दूसरे को मैसेज नहीं भेजते थे? भेजते थे। एसएमएस सबके पास था। तो व्हाट्सएप ने अलग ऐसा क्या दिया उसमें? आप मोबाइल टू मोबाइल एसएमएस भेजते हो, उसके लिए तो इंटरनेट नहीं लगता है, फिर लोग व्हाट्सएप की यूज करते। एसएमएस रीच होने के लिए लगने वाला टाइम और वहां से आने वाला रिप्लाई, ये एक बात। दूसरी बात, जो जीमेल जैसे ईमेल में आप देखते हो कि पूरा कॉन्वर्सेशन एक के नीचे एक, वो हमारे नॉर्मल एसएमएस में नहीं होता। एक एसएमएस भेजा तो उसका रिप्लाई उसके साथ अटैच नहीं होता था। अब आप बताइए क्या ये करना इतना मुश्किल था? नहीं था। कोई भी मोबाइल ऑपरेटर ये कर पाता था कि जो एसएमएस मैंने भेजा है उसको कोई रिप्लाई करता है तो रिप्लाई उसके नीचे दिखे। But WhatsApp took that opportunity and they created a whole new software. और ऐसे कई सारी इनोवेटिव स्टार्टअप्स हम आज देखते हैं। लोगों के पास मोबाइल्स हैं, लोगों के घर के आसपास रेस्टोरेंट्स हैं, मगर आज आप देखते हो कि लोग फोन उठाकर ऑर्डर नहीं करते। लोग जोमेटो या स्विगी जैसे, फूड पैंडा जैसे ऐप पे जाते हैं, वहीं से ऑर्डर करते हैं। क्या टेक्नोलॉजी पहले से थी? मोबाइल पहले से था, इंटरनेट था। तो आइडिया कहां से आया? उबर का एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो उबर की आइडिया और आज जो हम कर रहे हैं और उसके पहले की सिचुएशन, इसमें कितना फर्क था? पहले भी लोग टैक्सी चला रहे थे, बराबर। पहले भी लोगों की टैक्सी कंपनीज थी, आप पहले भी फोन करके टैक्सी कॉल कर सकते थे। करेक्ट।
तो ये जो छोटा सा ट्विस्ट है जिसकी वजह से ये कंपनी सक्सेसफुल है, आज हम उनको कहते हैं कि ये बहुत ही इनोवेटिव आइडिया था, मगर क्या सचमुच ये इनोवेटिव आइडिया है, ये इम्प्रोवाइजेशन? तो ये लाते कहाँ से, ऐसे आइडियाज लाते कहाँ से, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। इसका भी एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क है। जैसे बिजनेस प्लानिंग अगर आपने अटेंड किया है तो आपको मालूम है बिजनेस प्लानिंग करने का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, एक स्पेसिफिक टेम्पलेट है। जैसे आप वो टेम्पलेट फॉलो करने लगते हो आपका प्लानिंग अपने आप सही बैठ जाता है। उसी तरीके से नई आइडियाज जनरेट करने के लिए भी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की थिंकिंग के लिए भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, तो वो फॉर्मेट हम देखने वाले हैं। तो जब भी ये क्रिएटिव थिंकिंग की हम बात करते हैं, आइडियाज की बात करते हैं, तो इसके लिए हमको जो अलग अलग टॉपिक्स स्टडी करने हैं उसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक या इम्पोर्टेंट चीज हमको ध्यान में रखनी है डिजाइन थिंकिंग। बाद में इसमें आप डिटेल में सर्च भी कर सकते हैं। आज डिजाइन थिंकिंग के बारे में हम बेसिक जान लेंगे ताकि फिर उसके एक बार आइडिया आ जाए तो आप जितने चाहे उतने डेप्थ में जा सकते। डिजाइन थिंकिंग एक ऐसा थॉट प्रोसेस है स्टैंडर्डाइज, जहां पे हम शुरुआत करते हैं यूजर से। अगर हमको क्रिएटिव आइडियाज चाहिए तो हमें शुरुआत करनी होगी यूजर के साथ। यानी जनरली जब हम आइडिया जनरेट करते हैं तो कैसा होता है, हमारा कुछ एजम्पशन होता है कि लोगों को ये चीज की जरूरत है और वो हम करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा मार्केट ऐसा ऐसा है तो लोगों को ये नीड रहेगी, तो मैं ये प्रोडक्ट बेचूंगा तो मुझे सक्सेस मिलेगी, तो हम वो प्रोडक्ट बनाने के पीछे लग जाते हैं। बराबर। और कई बार क्या होता है कंपनीज के साथ, जब वो मार्केट में प्रोडक्ट आ जाता है तो लोग वेलकम नहीं कर पाते, उनको वो सक्सेस नहीं मिलती, यानी कुछ तो मिसिंग है। एप्पल के प्रोडक्ट्स के साथ आप देखोगे जब आईपैड आया तो बिल गेट्स तक का ये कहना था कि एप्पल अपनी सुसाइड कर रहा है, क्योंकि ये ऐसा डिवाइस है जिसकी कोई किसी को जरूरत नहीं। और जैसे लॉन्च हुआ एक साल में आपने देखा कि एप्पल के तब तक के सारे जितने भी टर्नओवर्स थे, सारे जितने भी रिकॉर्ड्स थे, उसको सरपास कर लिया आईपैड, है ना। आईपॉड एप्पल का एक ऐसा डिवाइस रहा, म्यूजिक प्लेयर, जो सबसे इनोवेटिव कहा गया। मगर अगर आप सही में देखते हो तो क्या वो इनोवेटिव है? क्या उसके पहले भी आईपॉड का जो ऐड था 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट, क्या पहले भी लोग सॉन्ग्स लेके घूमते थे? सोनी का वॉकमैन था, राइट? So how we look at things from a different perspective so that we can generate new ideas that people can accept and welcome. करेक्ट। तो इसका बेस आ जाता है यूजर के साथ। यूजर तो स्टेप 1 है अपना यूजर फाइनलाइज करें कि मैं जो भी करने जा रहा हूं किसके लिए करने जा रहा हूं, क्योंकि अगर वहीं पे गलत हो गया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप जो सर्विस दे रहे हो वो किससे दे रहे हो, ये दैट हैज टू बी वेरी क्लियर। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस मेक दिस फंडामेंटल मिस्टेक। जब भी उनको पूछा जाता है कि आपका कस्टमर कौन है तो वो बोलते हैं एवरीबॉडी। ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर वाले हैं, उनको अगर आप पूछते हो आपका कस्टमर कौन है तो उनका क्या होता है जवाब, एवरीबॉडी, सभी को जरूरत है हमारे बिजनेस, हमारे प्रोडक्ट्स। मगर क्या सचमुच ऐसा होता है? नहीं। व्हाट्सएप का यूजर कौन है? एवरीबॉडी? नॉट एवरीबॉडी। वो लोग जिनके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट कनेक्शन है और वेस्ट करने के लिए टाइम है, वही लोग जिनको गॉसिप करने में इंटरेस्ट है। सो दे आर वेरी क्लियर कि वो किनके लिए काम कर रहे हैं। तो व्हाट्सएप का आप देखोगे वेब वर्जन बहुत लेट आया, अभी रिसेंटली आया, वरना वेब वर्जन नहीं था, क्योंकि यूजर बेस उनको क्लियर है। जो पर्सन आते जाते ट्रैवल करते एक दूसरे से बात करते हुए अपना वक्त बिताना चाहता है, वो कॉर्पोरेट के लिए आज भी व्हाट्सएप का कोई भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि कॉर्पोरेट वाले ये सारी चीजें नहीं करते। तो पहली चीज है हमारा यूजर डिफाइन करना चाहिए, जो मार्केटिंग में हमने बायर पर्सोना में सीखा भी है, जो कोर्स है उसमें, कि बायर पर्सोना हमारा कैसे डिजाइन करना है ताकि हमें एग्जैक्टली हमारे यूजर के बिहेवियर के बारे में पता चले। फिर सेकंड स्टेप आता है, एक बार हमको यूजर मालूम पड़ा तो हम यूजर को पूछते हैं उसकी डिफिकल्टीज, कि यूजर की दिक्कतें क्या है, डिफिकल्टीज दैट इज पेन पॉइंट।
और वो यूजर से बात करके निकालनी पड़ती है, क्योंकि पेन पॉइंट्स कोई भी पर्सन खुद की झट से नहीं बता पाता कि हाँ, आप अगर मुझे पूछते हो कि आपकी पेन पॉइंट्स क्या है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा, कोई भी नहीं बता पाता, क्योंकि हम उस पर सोचते ही नहीं। मगर जैसे जैसे पर्सन पूछना लगते हैं स्पेसिफिक सवाल कि आपको फाइनेंशियल दिक्कतें आती है क्या, कि आपको मार्केटिंग में कुछ दिक्कत आती है क्या, जब आप बिजनेस करते हो तो क्या कस्टमर्स लूज करते हो, कोई ऑर्डर ऐसी होती है कि आपको लगता है ये कल फाइनली हो जाएगी, मगर दूसरे दिन वो फाइनलाइज नहीं होता, कुछ अलग ही आ जाता है और आप जान नहीं पाते हो कि क्या हुआ, किस वजह से इतने बड़े ऑर्डर मेरे हाथ से गए। क्या कंटिन्यूअसली आपके रेगुलरली एम्प्लॉइज जो है, अच्छे एम्प्लॉइज है, वो छोड़ के जा रहे हैं। तो जब ऐसे सवाल हम पूछना शुरू कर दे तो सामने वाले को मालूम पड़ जाएगा, अच्छा हाँ यस, ये मेरी दिक्कत है, करेक्ट। सो वी हैव टू आस्क correct questions creatively so that we can understand the pain point. फिर इसके बाद importantly आता है आइडिया जनरेशन। जब हम आइडिया जनरेशन कहते हैं तो इसमें दो टाइप्स के थॉट्स होते हैं। जब हम ये देखते हैं कि हमारा बहुत सारा वर्क है, मगर हम आउटपुट नहीं दे पाए, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए या कोई कंक्लूड नहीं कर पाए चीज, उसकी वजह ये थॉट्स है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि हम अलग अलग ऑप्शंस जनरेट करते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। फिर सबसे क्रिटिकल पार्ट जो है वो है, जैसे ही आपने आइडिया जनरेट किया, इसको वैलिडेट करो। कई बार लोगों की गलती ये होती है कि लोग पूरा प्रोडक्ट बना लेते हैं, फिर मार्केट में जाते हैं और फिर उनको मालूम पड़ता है कि उस आइडिया में उतना दम नहीं, उस प्रोडक्ट का उतना रिलेवेंस लोगों को लगा नहीं, है ना। पतंजलि ने तुरंत मैगी के नूडल्स पे भारी होने के लिए अपना नूडल्स लॉन्च किया, मगर उनको ये समझ में नहीं आया कि मैगी को जो सेटबैक बैठा, उसकी वजह से सिर्फ मैगी कंपनी, नेस्ले कंपनी को सेटबैक नहीं बैठा, पूरा वो पूरे प्रोडक्ट का सेगमेंट सेटबैक है कि लोगों ने नूडल्स खाना ही बंद कर दिया कि रेडीमेड नूडल्स चाहिए ही नहीं, इसमें दिक्कत होती। तो पतंजलि ने इतना बिजनेस एडवांटेज लेने की कोशिश की, मगर रिजल्ट क्या हुआ, कुछ नहीं। जिन भी लोगों ने वो सारा प्लान किया होगा नेस्ले को खत्म करने के लिए, उन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि पूरा मार्केट ही खत्म हो गया 2 मिनट्स नूडल वाला एक प्लेयर के साथ, करेक्ट। तो ये दिक्कत हो जाती है। तो इसके पहले आप ऐसी गलती करें, ये जरूरी है कि जैसे ही आइडिया आप एक करना चाहते हो, उसके बाद आता है टेस्टिंग, वैलिडेशन। अब ये वैलिडेशन कैसे करेंगे, ये की पॉइंट है। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हो कि मेरा बिजनेस ग्रो हो, इसके लिए मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहिए। तो आप 4-5 लोगों से बात करते हो कि अरे सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, ये बहुत सुनने को आ रहा है, क्या करना चाहिए, क्या करना। तो आपको बता दें, हाँ सर इसको इफेक्टिव चाहिए तो 10,000 रुपए का पर मंथ आपको बजट डालना पड़ेगा, ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो आप थोड़ा सा हाँ नहीं करते और वो डाल देते हो। फिर 6 महीने के बाद आप बोलते हो अरे इससे कोई आउटपुट नहीं है। जस्ट डायल या इंडिया मार्ट का पर्सन आता है, आपको बोलता है सर इतनी इंक्वायरीज आती है हमारे यहाँ पे, ये देखिए प्रीमियम पोजीशन है तो सारी इंक्वायरीज आपको मिल जाएगी, सिर्फ 75,000 साल के है, मतलब महीने के सिर्फ इतने से ही हो जाते, 5-6 हज़ार रुपए भरने आप। तो आप तुरंत वो पैकेज ले लेते, और फिर अगले साल तक आपकी सिचुएशन क्या होती है, जब वो पर्सन वापस रिन्यूअल के लिए आता है तो आप बोलते हो ये नहीं चलो, इससे कुछ आया नहीं। मगर क्या इतना टाइम और इतना पैसा इन्वेस्ट करना जरूरी था? तो दैट इज वेयर कम्स वैलिडेशन। जब हम वैलिडेशन बोलते हैं, आइडिया का वैलिडेशन, इसका मतलब है कि वो क्विक होना चाहिए। इट शुड बी विद इन 7 डेज। 7 डेज। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक कच्चा प्रोटोटाइप बनाते हैं। ये जो प्रोटोटाइप बनता है, इस प्रोटोटाइप के लिए ये जरूरी नहीं है कि ये प्रोटोटाइप परफेक्ट। इट्स लाइक अ मूवी ट्रेलर। ट्रेलर में कितनी चीजें होती है, बहुत कम होती है मूवी के हिसाब से, मगर ट्रेलर देख के ही पर्सन बता सकता है कि वो मूवी देखने जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आजकल कैसे करते हैं, मूवी बनाते वक्त भी ये मेथोडोलॉजी यूज की जाती है कि मूवी के आने के 1 साल पहले शूटिंग जब शुरू होती है, तो शूटिंग में पहली बार कौन सी होती है, ट्रेलर बनाते हैं।
ट्रेलर के सारे सीन्स पहले शूट कर लेते और वो इंटरनेट पे पब्लिश कर देते, है ना। बाहुबली 2 का आपने देखा 2 साल पहले से ही प्रमोशन शुरू किया उन्होंने, एक सवाल एंड में डाला, राइट। फिर बीच में उन्होंने एक न्यूज लीक की कि उनके किसी डिजाइनर ने ये इंटरनेट पे पब्लिश कर दिया ऐसी, सचमुच किया होगा। इट इज जस्ट टेस्टिंग कि जो क्वालिटी दे रहे हैं उस पे लोगों की क्या रिएक्शन आ रहा है, कि ये ग्राफिक क्वालिटी चलेगी कि नहीं चलेगी, ताकि अगर उस पे उतने लाइक्स नहीं मिलते उनको, समझो 1 मिलियन लाइक्स नहीं मिलते 3 महीने में या 1 महीने में या 1 हफ्ते में, अगर लोग वो शेयर नहीं करते तो आपको मालूम है कि आपकी ग्राफिक्स में गड़बड़, तो आप आगे का काम रिवाइज कर सकते हैं। सो दिस टैक्टिक्स आर यूज्ड। सो प्रोटोटाइपिंग फॉर क्विक वैलिडेशन, ये प्रोटोटाइप कई बार ऐसे मटेरियल्स का होता है जो एक्चुअल प्रोडक्ट में नहीं आने वाला। एप्पल का ही वापस एग्जांपल अगर लेते हैं हम, क्योंकि डिजाइनिंग में एप्पल ने काफी कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, काफी उनका रिसर्च चलता है। तो एप्पल में जब कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो थर्माकोल के मॉडल्स बनते हैं, कई बार पेपर के मॉडल्स बनते हैं सिर्फ, और उस मॉडल को हैंडल करके देखा जाता है कि अगर ये साइज का मॉडल है, ये साइज का है, ये साइज का है और ये थिकनेस का है, तो उठाने के बाद मुझे उसका फील कैसे आ रहा है, यूज करने में कैसा है। अभी मेटल का कुछ यूज नहीं किया है, एक्चुअल प्रोडक्ट बना भी नहीं, सिर्फ डिजाइन है, तो एक डिजाइन का ही प्रोटोटाइप बना के टेस्ट किया जाता है, फीडबैक लिया जाता है और फिर उस फीडबैक के हिसाब से उसमें इम्प्रूवमेंट की जाती है। जैसे आप देखते हो एक 10 इंच का किया टैबलेट, एक 12 इंच का करके देखा और हाथ में देके चेक किया, अभी इसमें कितना वक्त लगेगा पेपर पे एक बनाने के लिए, तो हाथ में जब आप देखते हो तो आपको मालूम है कि ये कंफर्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, इससे मैं शूटिंग कर पाऊंगा कि नहीं, या हिलेगा। तो अगर हाथ हिलेगा तो आप जानते हो कि ये मॉडल आगे जाके नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें तो बाद में तो वेट भी ऐड होगा, तो ये नहीं चलेगा, है। सो क्विक प्रोटोटाइपिंग इज इंपॉर्टेंट। फिर प्रोटोटाइपिंग के बाद आता है यूजर फीडबैक, तो ये जाता है फीडबैक पर। और फीडबैक पे के बाद हम करते हैं इंप्रूवमेंट। फीडबैक के बाद हो जाता है इंप्रूवमेंट, एंड दिस इज द साइकिल हाउ ग्रेट प्रोडक्ट्स आर मेड। क्योंकि इसके बाद ये इस लूप में जाता है, आप यूजर से फीडबैक लेते हो, फिर से हमने शुरुआत फीडबैक से ही की थी ना, तो आप लॉन्च करने के बाद यूजर से फीडबैक लेते हो, इंप्रूव करते हो, फीडबैक लेते हो, इंप्रूव करते हो। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ये बहुत आपने देखा होगा, वर्जन्स आते रहते हैं। आज हम विंडोज XP हमने देखा, उसके बाद हमने विंडोज 7 देखा, 8 देखा, 10 देखा, 9 आया ही नहीं, 10 ही आ गए सीधा। और 10 आने के बाद भी आप आज देखते हो पैचेस आते ही रहते हैं माइक्रोसॉफ्ट से। सोचिए अगर हमारी तरह माइक्रोसॉफ्ट काम करती तो 95 से लेकर आज तक वो सिर्फ डेवलपमेंट ही करते हो कि एक दिन हम वो फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे विंडोज 10 जिसमें सब कुछ हो, फिर लॉन्च करेंगे, तो लॉन्च होता नहीं होता ना, उनको कभी मालूम पड़ता कि लॉन्च होने के बाद क्या होने वाला। करेक्ट। अभी इनबिल्ड नए फीचर्स में देते हैं। करेक्ट। तो अभी नए फीचर जो भी आते हैं वो कैसे आते हैं, ये सारे यूजर फीडबैक पे आते हैं। बैकएंड में उसका बहुत सारा काम किया होता है। फेसबुक जब शुरू हुई और जो आज फेसबुक है उसमें कितना फर्क है ना। आज आप लाइक भी करते हो तो आप रिएक्ट कर सकते हो, और लाइक के ऊपर कमेंट भी करते हो तो कमेंट में भी आप आज रिएक्शन दे सकते हो। मगर क्या उन्होंने वो तुरंत किया? नहीं किया। जब लोगों की डिमांड बढ़ी तो फीचर इंट्रोड्यूस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर स्टार्टअप्स, बिकॉज स्टार्टअप्स के लिए की क्या है, यू हैव टू फेल क्विकली। जो नई आइडिया है उसके साथ सक्सेसफुल होना जरूरी नहीं है, फेल यू हैव टू फेल क्विकली, कि फेल हो जाओ मगर क्विकली हो जाओ, तो आपको मालूम है कि ये नहीं चलने वाला, चलो दूसरा कुछ करके देखो, राइट। सो व्हेन यू वांट टू फेल क्विकली यू डोंट वांट टू वेस्ट मच रिसोर्सेज ऑन, राइट। तो इस तरीके से हमको क्रिएटिव थिंकिंग करनी है। अब इसमें हम देखते हैं आइडिया जनरेशन का जो पार्ट है वो, कि जहाँ पे काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत आती है। यहाँ तक तो क्लियर है ना सबको? यस। क्योंकि ये हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे अभी, बहुत खूबसूरत एग्जांपल्स देखेंगे। 2 टाइप्स ऑफ थॉट्स जो है,
ये क्या है? तो जब भी हमें आइडिया जनरेशन करनी है, विजन प्लानिंग करनी है, आगे का बिजनेस का एक बड़ा प्लान करना है, कोई सॉल्यूशन निकालनी है, स्ट्रैटेजी मेकिंग में बहुत हमको ये चीज़ लगती है। जब भी बिजनेस की स्ट्रैटेजीज हम डिजाइन करते थे कि हमें सोचना कैसे, क्योंकि हम कभी कभी एक चीज़ के पीछे लग जाते हैं तो उसमें ही सारा वक्त हमारा गुजर जाता है, फिर हम उससे बाहर नहीं निकल पाते, नई आइडियाज जनरेट नहीं करते। तो थिंकिंग कैसा है, दो टाइप्स कौन से हैं, एक है फ्लेयर और दूसरा होता है फोकस। सो व्हाट वी डू हियर, हम खुद को वक्त देते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस किया तो ये हो जाता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद हो जाता है, फ्लेयर एंड फोकस। तो हमें क्या करना है, क्विकली करना है, इसमें वक्त नहीं देना है। जैसे कि हम खुद को टाइम देते हैं 2 मिनट्स का, कि 2 मिनट के लिए हम फ्लेयर करेंगे, 2 मिनट के लिए फोकस करेंगे। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज है, फ्लेयर एंड फोकस। इसका मतलब क्या है, फ्लेयर यानी क्या, जब हम दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं तो पटाखे ऊपर जाते हैं और फूट जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। सो हाउ वी थिंक विद अ फ्लेयर, कि ब्रेन को फ्री छोड़ दो कि अच्छा इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसा होगा। करेक्ट, यानी जब हम फ्यूचर की बात करें कि मेरी इंडस्ट्री में आगे क्या होगा, जैसे हमको एक नया प्रोडक्ट प्लान करना है या नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लान करनी है, तो कैसे करेंगे हम, कि मेरी इंडस्ट्री में आगे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। आपने ऑलरेडी देखा है कि आपके आसपास क्या क्या चेंजेस हुए, नए रोड्स बने, फ्लाईओवर्स बने हैं, इंटरनेट आ गया है, पिछले 10 साल में काफी सारी चीजें ऑलरेडी चेंज हो गई है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या करना शुरू कर देते हो, यू सेट योर ब्रेन फ्री, कि कुछ भी सोचो। एक जमाना था जब लोग बाजू के गांव में जाना है तो भी 2 दिन लगते थे, क्योंकि बैलगाड़ी में जाते। आज क्या हुआ है, उसके बाद ऑटोमोबाइल्स आए, उसके बाद कार्स आई, फिर किसी ने सोचा और जल्दी जा सकते हैं क्या, तो रेलवे आ गई, फिर किसी ने सोचा अच्छा और जल्दी कैसे जा सकते हैं, तो एरोप्लेन्स आए। करेक्ट, नाउ वी सेट इट फ्री। एक दिन ऐसा आ जाएगा जहां पे 2000 किलोमीटर का फासला सिर्फ 20 मिनट में हम तय कर पाए। अब ये इमेजिनेशन की तरफ गया, करेक्ट, 2000 किलोमीटर का फासला मुझे 20 मिनट में अगर तय करना है तो मैं कैसे करूं। अगर इंसान चाहता है कि एक ही दिन में सुबह यहां से निकले, चांद पे जाए, दोपहर का डिनर लंच वहां पे करे और शाम को डिनर के लिए घर पे आ जाए, नाउ दिस इज वाइल्ड इमेजिनेशन, करेक्ट, एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्लेयर। तो ये कैसे कर सकते हैं, तो जैसे आप कैसे कर सकते पे आते हो, क्या होता है, एग्जिस्टिंग ऑप्शन से बाहर जाते हो और फिर आप ऐसी ऐसी चीजें सोच रहे हो जो इलॉजिकल लगे, कि ऐसे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुरंत आने के लिए क्या करना पड़ेगा। वो जो ऑप्शन है उनके लिए खुद को फ्री छोड़ दो, अच्छा ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसे जा सकते हैं, वैसे जा सकते हैं, सुपर फास्ट। अभी शुरुआत तो कैसे होगी, जो ऑप्शन हमको मालूम है उसके साथ, सुपर फास्ट रॉकेट के साथ जा सकते हैं, फिर उसमें ये ऐड कर सकते हैं, फिर उसमें वो ऐड कर सकते हैं, ऐसा वाला फ्यूल लगेगा, फिर फ्यूल क्यों चाहिए, है ना। फ्लेयर थिंकिंग कैसे होगी, कि फिर फ्यूल क्यों चाहिए, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो सोलर पे नहीं कर सकते क्या, अच्छा ठीक है सोलर भी कर सकते हैं, यानी वी आर बीइंग अ फ्लेयर, वी आर रनिंग वाइल्ड इमेजिनेशन। सुपर फास्ट जाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो फास्ट जाने वाला फ्यूल लगा सकते हैं, रॉकेट और छोटा कर सकते हैं या रॉकेट और बड़ा कर सकते हैं, फिर चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ा सकते हैं क्या, उधर कुछ ऐसा सेट कर सकते हैं क्या जो खींच ही ले पूरे रॉकेट को, यानी अब हम ऑपोजिट जगह पे जाए, यहाँ से जाने के बजाय वहां से खींचने की बात शुरू कर, वहां से ही उसको खींच सकते हैं क्या रॉकेट को, ग्रेविटेशनल फोर्स देके। फिर सुपर फास्ट क्या जाता है, साउंड बहुत फास्ट जाता है तो साउंड के साथ कुछ कर सकते हैं, लाइट उससे भी फास्ट जाता है तो लाइट के साथ कुछ कर सकते हैं, एंड वी स्टार्ट थिंकिंग मोर एंड मोर, सो दिस बिकम्स फ्लेयर। सेम थिंग व्हेन वी वर्क विद आवर प्रोडक्ट्स, कि और क्या क्या कर सकता हूं मैं, तो जो भी आप इंडस्ट्री में देखते हो कि यहाँ पे कर सकता हूँ, वहां पे कर सकता हूँ, हर चीज सिर्फ आप सोच रहे हो, अभी उसमें से किसी में अटक नहीं जाए, 2 मिनट के लिए सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। जैसे 2 मिनट होते हैं उसमें से एक थॉट पकड़ना है, उसमें से एक चीज, और उस एक चीज के लिए हमको फोकस करना है, यानी अब हम उस एक चीज पे ही
फोकस करेंगे कि ये चीज मैं कैसे कर सकता हूं, इसके लिए क्या क्या ऑप्शंस है। आर वी गेटिंग द पॉइंट? Yes. फर्स्ट वी हैव टू लेट आवर इमेजिनेशन गो वाइड। चाहे कितना भी लॉजिकल लगे, चाहे कितना भी बकवास लगे, चाहे ऐसा लगे कि लोग हंसेंगे मुझ पे, नो मैटर हाउ अनबिलीवेबल यू थिंक इट इज, स्टार्ट डूइंग दैट। और फिर एक पॉइंट पे आके हम रुकते हैं और कहते हैं ठीक है अभी ये पॉइंट कैसे करूं, उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। जैसे सिंपल आपने सोचा कि अच्छा मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, ये कंपनी के लिए मुझे काम करना है, मुझे इंडियन मिलिट्री का एक कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए मेरे काम का, उतना हो गया ना तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। करेक्ट? कैन यू स्टार्ट रनिंग योर इमेजिनेशन वाइड कि मैं क्या करूं जिस क्या हो जाता है तो मेरा बिजनेस एकदम फ्लरिश हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी ऑर्डर आ जाएगी इंडियन एयरलाइंस से तो हो जाएगा, या इंडियन आर्मी से तो हो जाएगा, या मुझे यूएस से कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिले तो हो जाएगा, या कोई बड़ी कंपनी मुझे कोई ऑफर दे तो हो जाएगा, या मैं जहां पे मेरा सेटअप है उसके बाजू में नई कंपनी आ जाए तो हो जाएगा। करेक्ट? और फिर आप उसमें से एक थॉट लेते कि जैसे अगर मुझे इंडियन आर्मी का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है इस काम का, मेंटेनेंस का, तो हो जाएगा। तो आप उस एक थॉट को पकड़ लो और उस पर फोकस करें कि इंडियन आर्मी को क्या मेरे सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। अगर मैं मशीन मेंटेनेंस में हूं तो उनको मशीन मेंटेनेंस लगता है क्या? बहुत लगता है, क्योंकि मशीन बहुत ज्यादा है। तो कौन सी मशीन्स है, उनके करंट वेंडर्स कौन है, अभी हम एक ही थॉट पे फोकस करें, अलग अलग डायरेक्शन। फिर आज वो कहां से काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि मैं दुनिया का पहला इंसान हूं जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या मेरे सोचने के बाद उनको वो अब सर्विस करने वाली है। Correct. तो इसका मतलब वो ऑलरेडी किसी से तो ले रहे हैं, तो आज किससे ले रहे हैं, वो वेंडर की कैपेसिटी क्या है, उनकी प्रोसेस क्या है, उनको कब मालूम पड़ता है कि इनको जरूरत है, यानी इनका कुछ तो निकलता होगा, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन वगैरह, आरएफक्यू के लिए टेंडर निकलता होगा, वो कहाँ पे निकलता है? क्या वो व्हाट्सएप पे सबको मैसेज भेजते हैं कि इंडियन मिलिट्री रिक्वायर्स दिस थिंग्स? नहीं। फिर कहाँ पे भेजते हैं? तो उनकी मैंडेटरी चीजें क्या है कि उनको एक लोकल न्यूज़पेपर में, एक नेशनल न्यूज़पेपर में, एक गवर्नमेंट न्यूज़पेपर में टेंडर नोटिस देनी ही पड़ती है। जैसे आप ये सोचना शुरू कर दोगे, आपके रास्ते खुलते जाएंगे कि आप वो चीज अचीव कैसे कर सकते, कौन से न्यूज़पेपर में ऐड आती है, कब आती है, फिर उनका बजट कब सैंक्शन होता है, तो बजट के बाद आती है कि बजट के पहले आ जाती है। करेक्ट? बजट के पहले ही ऐड आ जाएगी, क्योंकि उनको आइडिया होना चाहिए पहले कि कितने पैसे लगेंगे, और बजट के बाद अप्रूवल आएगा। Correct. करेक्ट? फिर मेरी पहचान का कोई है क्या उधर जिसके साथ बात करके मैं थोड़ा अंदर कुछ गाइडेंस ले सकता हूँ? ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट कि मैं गाइडेंस ले सकता हूँ उनसे कि मैं आगे कैसे कर सकता हूँ, इसमें कैसे मिला सकता हूँ, मेरी जो कैपेसिटी है वो उतनी मैं बढ़ा सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे बैंक से फाइनेंस लेना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन से किससे जाके मिलना पड़ेगा, तो मैं अपने बैंक मैनेजर से पिछले 6 महीने में मिला हूँ कि नहीं मिला हूँ। करेक्ट? So next 2 minutes we will be completely focusing only on that one topic, and suddenly you will see कि एक जो थॉट आपका था कि मुझे एक बड़ी ऑर्डर मिलनी चाहिए, उसके रिलेटेड इतने सारे ऑप्शंस आपके पास आए, और उसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिसका प्रैक्टिकल पूरा आपका रेडी हो गया प्लान, और अब आप जानते हो कि ये सही दिशा में जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली जैसे ये प्रोसेस पूरा होता है, डॉक्यूमेंट करेंगे राइटिंग में, है ना, छोटे से पेपर पे या किसी भी चीज पे नोट कर देंगे, अच्छा ये मैं कर सकता हूँ, एंड देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट थॉट। तो ये जो हमने 10 थॉट किए थे कि मिलिट्री से कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है, एयरलाइन से आ सकता है, यूएस से आ सकता है, अफ्रीका से आ सकता है, उसमें से एक एक को पिकअप करेंगे ऐसे ही, और उस पे फोकस करना शुरू करेंगे। सो द मेथड इज फर्स्ट फ्लेयर, देन फोकस। आर वी क्लियर हाउ टू डू दिस? Yes. अब इसके कुछ सिंपल एग्जांपल्स देखते हैं जिसके साथ आपको मालूम पड़ेगा
कि ये सक्सेसफुली लोगों ने कैसे किया है और बहुत अलग अलग इनोवेटिव तरीके से किया है। फॉर एग्जाम्पल, तिब्बत में एक अमेरिकन एमबीए करने वाले स्टूडेंट्स का ग्रुप आ गया। तो उस ग्रुप का टास्क क्या था कि वहाँ की कुछ स्पेसिफिक दिक्कत सॉल्व करना। अब ये दिक्कत क्या है, जिस रिमोट एरिया में ये लोग गए थे, नेपाल के ऊपर और तिब्बत के आसपास, वहाँ पे छोटे बच्चों का मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है। तो बच्चे जो जन्म लेते हैं उसमें से कई सारे बच्चे, 70% बच्चे पहले साल में ही मर जाते हैं। तो अब ऐसा क्यों होता है? तो इन्होंने बैठकर, एमबीए स्टूडेंट्स है तो बैठ के पूरा रिसर्च किया, फिर उनको मालूम पड़ा कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट बनाई कि वहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल्स होने चाहिए, अच्छी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, बच्चों को तुरंत इमरजेंसी में काम, बच्चों पे हम ट्रीटमेंट कर सके, इसकी फैसिलिटीज होनी चाहिए। जब उनकी पूरी रिपोर्ट खत्म हुई तो उनके जो गाइड थे उन्होंने बताया कि अभी एक काम करो, तुम चारों लोग एक्चुअल साइट पे जाओ और वहां पे जाके देखो। ये तो तुम्हारे एमबीए का नॉलेज हुआ कि क्या करना चाहिए। अब एक्चुअल साइट पे जाके देखो और डिजाइन थिंकिंग अप्लाई करके क्या सॉल्यूशन निकल सकता है वो चेक। जब वो एक्चुअल साइट पे गए तो उनको बहुत बड़ा शॉक लगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल फंडिंग लेकर वहां पे एक बहुत बड़ा अस्पताल खुलवाया है बच्चों का। उस अस्पताल में करीब करीब 150 इंक्यूबेटर्स है इमरजेंसी के लिए, क्योंकि मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है। तो बहुत सीरियस सिचुएशन में बच्चे आ जाते हैं, क्योंकि रिमोट एरिया है तो वहां पे बच्चे पैदा होते ही हॉस्पिटल में नहीं। तो बच्चे कहीं पे पहाड़ियों पे घर में पैदा होते हैं और उसके बाद फिर अगर सीरियस कंडीशन है तो उनको तुरंत लाना पड़ता है। तो उस हिसाब से वहाँ पे ज़्यादा बेड्स भी है, करीब 100-150 उन्होंने इंक्यूबेटर्स भी लगाए हैं ताकि बच्चे अच्छे एनवायरनमेंट में रह सकें। फिर दिक्कत कहाँ है, फिर बच्चे क्यों नहीं बचे, इम्प्रूवमेंट क्यों? तो जब लोगों से उन्होंने बात करी, स्टाफ से बात करी, तो मालूम क्या पड़ा, बच्चे आते ही नहीं वहाँ। बच्चे आते ही नहीं, तो आएंगे नहीं तो बचेंगे कैसे? तो इसके लिए फिर डिजाइन थिंकिंग यूज की। फर्स्ट स्टेप क्या है, यूजर डिफाइन करो। यूजर कौन है, डॉक्टर्स है क्या? नहीं, डॉक्टर्स हमारी दिक्कत है ही नहीं। हमारी दिक्कत है वो छोटे बच्चे और उनके पेरेंट्स। तो उनसे बात करनी चाहिए, उनसे फीडबैक लेना चाहिए। और जब वो प्रैक्टिकली उन लोगों के घर गए पूछने के लिए कि क्या दिक्कत है, तो रास्ते में ही उनको उनकी प्रॉब्लम मालूम पड़ी। प्रॉब्लम क्या है, इतना रिमोट एरिया कि वहां पे रास्ते ही नहीं है। एक पर्सन को अगर हॉस्पिटल आना है तो 10-15 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है या उसको लाना पड़ता है उठाकर। अब एक बच्चा जो सीरियस कंडीशन में है और वो भी इतना इन्फेंट है, छोटा सा है, 2 महीने का, 1 महीने का, क्रिटिकल कंडीशन में, उसको आप उठा के 10 किलोमीटर अगर भगाओगे तो आधे से ही वापस आना पड़ता है, वो हॉस्पिटल तक पहुंचेगा ही। तो क्या कर सकते? अभी देखिए, जैसे आप ओरिजिनल सिचुएशन में अभी उनको सारे लिमिटेशंस मालूम, तो क्या छोटे हॉस्पिटल्स बना सकते हैं नियर बाय, आधे रास्ते में छोटे हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, या फर्स्ट एड के कुछ किट्स दे सकते हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, कई सारे ऑप्शंस है ना, जिसपे काफी सारी अच्छी खासी वर्ल्ड बैंक से फंडिंग भी मिलेगी, पैसा भी खर्च होगा, मगर प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं। आदिवासियों से, गांव के लोगों से आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे कि वो ये सारी चीजें वहां पे रन कर सके। तो जब उस ग्रुप ने इस तरीके से सोचा तो एक पॉइंट पे फ्लेयर थिंकिंग में वो आ गए कि हॉस्पिटल में जाने की क्या जरूरत है, इंक्यूबेटर तक जाने की क्या जरूरत है, इंक्यूबेटर क्यों नहीं आ सकता? कैन वी हैव इंक्यूबेटर्स गोइंग टू द पीपल? अब ये कैसे करेंगे, क्योंकि इंक्यूबेटर्स है तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हॉस्पिटल में तो दिक्कत वो भी है कि हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिसिटी गई तो खत्म। तो रिमोट एरियाज में आप ज्यादा कुछ काम भी नहीं कर सकते। सो हाउ दे डिड द वर्क वाज फैबुलस। कहीं पे भी अगर जाना है तो कैरी करते आना चाहिए, पीठ पे डाल। तो पीठ पे डाल के हम ट्रैवल बैग लेके जा सकते हैं, बैकपैक लेके जा सकते हैं ऐसे रिमोट एरियाज में। तो उन्होंने उसके साथ शुरुआत की। उन्होंने एक ट्रैवल बैग लिया, छोटा सा प्रोटोटाइप बना, एंड कैन यू इमेजिन द आउटपुट? आउटपुट था एक मूवेबल नॉन इलेक्ट्रिक इंक्यूबेशन मशीन। अब ये मशीन क्या है? सिंपल ट्रैवल बैग है
जिसका बैक साइड जो है वहां पे एक स्पेसिफिक मोम का जो लेयर होता है वैसा पेपर है डाला हुआ, क्योंकि लोगों के पास तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, करेक्ट? तो उनको क्या करना है, सिर्फ पानी गर्म करना है, क्योंकि पूरी प्रॉब्लम जो है वो टेम्परेचर की। अच्छा। तो सॉल्यूशन क्या है, बैग को इस तरीके से बनाया गया है इंटरनली, उसके अंदर से सिर्फ पानी की पाइपलाइंस घुमाई गई, और आदिवासियों को क्या बोला गया कि देखो गर्म पानी में सिर्फ ये जो मोम के शीट्स है वो आपको डुबा के रखने इतने इतने वक्त तक, और जैसे ही ये डुबा के होता है इसको उठाओ और उसमें इंसर्ट करो, बैग का चेन खोलो, उसके अंदर वो मोम का शीट डालो, बंद करो, जैसे ही वो होता है पूरी बैग वार्म हो जाती है, इंक्यूबेटर मशीन अपने आप बन जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं। फिर आराम से आप वो बच्चे को उठा के हॉस्पिटल लेके दिस इज व्हाट इज डिजाइन थिंकिंग। वेरी रिसेंटली, अभी पिछले हफ्ते की जो न्यूज़ है शायद आपने देखी भी होगी सोशल मीडिया में, एक छोटे से गांव के जो स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है यूरिनल्स बनाने के लिए बच्चों में, क्योंकि गांव में ये दिक्कत तो शहरों में भी हम देखते हैं कि सफिशिएंट यूरिनल्स है नहीं और गवर्नमेंट के पास फंडिंग है नहीं। अगर शहर में सफिशिएंट नहीं है तो गांव में कहां से हो? कैन यू इमेजिन बच्चों का सॉल्यूशन? बच्चों ने आसपास के जो किराना माल की दुकान है वहां पे जाके या कंपनीज में जाके पानी पीने के जो 20 लीटर के जार होते हैं बिस्लरी के, वो उठा के लाए। तो ये है बिस्लरी का जार, है ना? बच्चों ने क्या किया, सिर्फ इसमें एक कट दिया, ऐसा इसको निकाल दिया, और स्कूल में गांव में जहां जहां पे जरूरत थी इसको उल्टा करके लगा दिया। इसको आ गया पाइप नीचे से ड्रेनेज। सिरेमिक के यूरिनल को आने वाला कॉस्ट और इस प्लास्टिक बॉटल को आने वाला कॉस्ट कितना फर्क है? कैन एनीबॉडी डू दिस एट होम, एट ऑफिस, इन स्कूल्स, विलेजेस? नाउ द विलेज हैज ऑलमोस्ट ऑन एवरी स्ट्रीट्स दे आर हैविंग दिस काइंड ऑफ यूरिनल्स। आसान है, कितना क्रिएटिव है। दिस इज पावर ऑफ डिजाइन थिंकिंग। इस तरीके से हमको इनोवेटिव सॉल्यूशंस मिल जाते हैं जब लोग इस तरीके से काम करते हैं। एज अ स्टार्टअप हो चाहे बिजनेस हो, जब आप इस पे काम करते हैं तो अगला स्टेप हमें एज अ बिजनेस ओनर ये ध्यान में रखना है कि जब हमारी आइडिया इस तरीके से इनोवेटिव होती है तो यू कैन हैव अ डिजाइन पेटेंट ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो इवेंचुअली आप जिसके ऊपर या तो आप मैन्युफैक्चर खुद कर सकते हो, उस पर पैसे कमा सकते हो, या फिर उसको दूसरी कंपनी को देके उस पर रॉयल्टी कमा सकते हो। अफ्रीका के जंगलों में, अफ्रीका के विलेजेस में, छोटे छोटे विलेजेस में पावर की दिक्कत बहुत कॉमन है, जैसे भारत में। उनका सॉल्यूशन, उनके यहाँ पे एक बंदे ने एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन किया। सॉल्यूशन क्या है? ये घर की छत है, करेक्ट? छत को उन्होंने एक होल बनाया, प्लास्टिक बॉटल जाए इतना होल, और इसमें लगाई जाती है प्लास्टिक की बॉटल। वेरी स्ट्रेंज। इससे क्या होता होगा? आधी बोतल अंदर और आधी घर के बाहर। अब इसमें होता क्या है? इस बॉटल में पानी भरा जाता है और इसके अंदर सोडा रखा जाता है या कोई और केमिकल जो व्हाइट कलर का पाउडर। तो आप बोलोगे इससे फर्क क्या पड़ेगा? ये वर्क कैसे? ये वर्क करता है बहुत सिंपल प्रिंसिपल से। जैसे ही सूरज आता है, सूरज की रोशनी इस बॉटल पे आ जाती है, बॉटल के पानी में आती है, और पानी में आप जानते हो सूरज की किरणें फैल जाती है।
तो वो अलग अलग डायरेक्शन में आती है, और क्योंकि ये बॉटल राउंड बॉटल्स है, इसको मैग्निफिकेशन हो जाता है। तो सूरज का छोटा सा किरण भी यहाँ पे आ गया, तो इसका पूरा मैग्निफिकेशन करके आता है। रिमोट एरियाज में जहाँ पे बिजली नहीं है, दिन भर में लोगों के घर में उजाला रहता है। कॉस्ट, इस पर्सन ने अफ्रीकन कोई छोटा सा यंग एंटरप्रेन्योर है, इसने ये वर्ल्ड बैंक के सामने रखा, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस के सामने रखा है, उसके पास उसका पेटेंट है, और करीब करीब कुछ लाख ऐसी बॉटल्स अब वो ऑफिशियली बनाते हैं दुनिया भर में बेचने के। दे आर सॉल्विंग द पावर प्रॉब्लम, एनर्जी प्रॉब्लम इन अ वेरी innovative. So this is the power of creative thinking, and this happens very simply. क्या आपको लगता है कि ये कभी रात को सपने में उसको आया होगा कि ऐसे बनाओ? नहीं. So how it works? You weirdly think about various options, and then you start focusing on each option and start rejecting them. कि चलिए ये कैसे कर सकता हूँ, ऐसे 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 कर सकता हूँ, ठीक है, मगर दूसरा वाला ऑप्शन थोड़ा इससे ज्यादा बेहतर लग रहा है, और तीसरा वाला वापस आप ड्रिल डाउन करते हो, ये ज्यादा अच्छा है, चौथा वाला है वो उससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, एंड देन यू स्टार्ट कटिंग द ऑप्शंस व्हिच यू डोंट नो। राइट? करेक्ट। आसान है? यस। एक बार समझने के बाद ठीक है। Yes. तो दो चीजें हमने आज सीखी। सबसे पहली, प्रोसेस में यूजर का फीडबैक कलेक्ट करना, उसकी दिक्कतें सोचना, उसके आसपास की सिचुएशन सोचना, उसके पास क्या रिसोर्सेस है वो सोचना, फिर उसके ऊपर एक प्रोटोटाइप बनाना जो छोटा सा वर्केबल हो, जिसको एमवीपी बोला जाता है। एमवीपी, ये वर्ड याद रखना हमेशा के लिए। एमवीपी यानी मिनिमल वायबल प्रोडक्ट। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। जैसे आपने नई कार्स देखी होगी, तो कार बनती कैसे है? क्या पूरी कार बना के उसकी टेस्टिंग करते? नहीं, है ना। पहले आपने अगर देखा होगा तो 4 पहिए होते और इंजन बना के लेते, पहले प्रोटोटाइप के इंजन बनते, वो एक चासी पे लगाते और चलाते। टेस्ला आप जानते हो, आज दुनिया की सबसे बड़ी मोटर कंपनी है। जनरल इलेक्ट्रिक्स को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। टेस्ला इज फाउंडेड बाय इलॉन मस्क। करेक्ट। तो टेस्ला किस पे काम करती है? इलेक्ट्रिकल कार्स पे। तो टेस्ला में एक पॉइंट ऐसी थी जब उनके पास फंडिंग बिल्कुल ड्राइव हो गई और कंपनी चलेगी भी नहीं आगे, 2 महीने से 3 महीने से ज्यादा चलेगी नहीं। तो एज अ सीईओ इलन मस्क टुक द चैलेंज। व्हाट ही डिड, वो उसने अप्रोच किया मर्सिडीज को। उसने मर्सिडीज को कहा कि आप आइए, हमने ऐसी ऐसी बैटरीज बनाई है जिसपे इलेक्ट्रिक कार ऐसे चल सकती, तो आप आके प्रोटोटाइप देख लीजिए। जैसे उन्होंने हाँ बोला कि हम देखेंगे और अगर हमको पसंद आया तो हम फंडिंग करेंगे, जैसे उन्होंने हाँ बोला, उसने अपनी टीम को फोन किया और फोन करके क्या बोला, 8 दिन के अंदर मुझे ये कार चाहिए। 8 दिन के अंदर उनके पास कोई कार रेडी नहीं। उसने बताया 8 दिन के अंदर मुझे ये कार चाहिए, मैंने ऑलरेडी डेमो का हाँ बोल दिया, ये दिन ये तारीख को ये इतने इतने बजे वो आने वाले। मर्सिडीज से बैटरीज रेडी थी मगर कार रेडी नहीं। तो व्हाट दे डिड, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसने खुद ने रिस्क उठाया। उसने अप्रूवल के लिए कुछ भी नहीं भेजा, उसने अकाउंट में फोन करके बोला मुझे $5000 अब भी चाहिए कैश। किस लिए पूछना मत, 2 हफ्ते के बाद बताऊंगा, मगर अब भी चाहिए अर्जेंट। उन्होंने सैंक्शन करवा के दिए। उन्होंने न्यूयॉर्क में मतलब सिटी में उनके चेक किया कि मर्सिडीज का उनका जो मॉडल हाइपोथिकेशन है कि इस मॉडल के साथ चलेगा, वो मॉडल कहीं पे है क्या। तो उनको क्या मालूम पड़ा, एक सेकंड हैंड कार बिकने को है। वो उसने ऑक्शन में देखी, ये सेकंड हैंड कार है अवेलेबल, थोड़ी कंडीशन खराब है वो है। तुरंत जाकर उसने वो कार खरीदी, फैक्ट्री में लेके आए और दिन रात एक करके अगले 5 दिनों में उन्होंने उस कार का पुराना इंजन जो था वो मॉडिफाई कर दिया बैटरीज के साथ। जिस दिन मर्सिडीज से लोग आए उस दिन उनकी कार ने मर्सिडीज की उस कार की ओरिजिनल जो कार है उनकी पेट्रोल ड्रिवन, उससे भी ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस थी। एंड देन देयर इज अ हिस्ट्री। तो वहां पे उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पूरी कार बनाएंगे। आज वो कार बनाते हैं, आज कार बना रहे हो, मगर प्रोटोटाइप बनाते वक्त उन्होंने कार नहीं बनाया। उन्होंने सीधा
अपना जो कोर प्रोडक्ट था वो बनाया, मर्सिडीज की एक कार परचेज की सेकंड हैंड और प्रोटोटाइप बना के खत्म कर दिया, राइट? सो दिस इज हाउ एज अ एंटरप्रेन्योर वी हैव टू थिंक। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या है, उसका प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप कैसे बना सकते हैं, वो लेके मार्केट में जाएंगे, लोगों से फीडबैक लेंगे और फिर इंप्रूवमेंट करेंगे, तो कई सारी चीजें हमारी आगे की बच सकती है। दिस इज समथिंग व्हिच एश्योर्स सक्सेस मोर देन ट्राइंग एनीथिंग ब्लाइंड, ठीक है? Yes. तो इस अप्रोच को लेके आगे भी आई एम श्योर यू विल बी एबल टू फिगर आउट मेनी प्रॉब्लम्स दैट यू कैन सॉल्व विद दिस। तो आज का क्रिएटिव थिंकिंग का सेशन हम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है? अगले महीने बात करेंगे नए टॉपिक। थैंक यू। Thank you.